नमस्कार दोस्तों, छोटी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप सभी को विदित है, मैं थोड़ी सी समस्या आप लोगों को एक्सरसाइज 4 में आ रही थी और जैसा कि आपने बताया कि समस्या आ रही है आपको कथन से द्विघात समीकरण बनाने में। तो मेरा आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें मुख्य फोकस इसी बात पे किया गया है, आपको द्विघात समीकरण सोल्व करना आता है और द्विघात समीकरण जब आप सोल्व कर सकते हो तो कथन से आपको समीकरण कैसे बनाए यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आज अपने इसी टॉपिक को लेकर आपके बीच में है और बिल्कुल आज हमारी समस्या का समाधान 100% होगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। ध्यान से देखना, द्विघात समीकरण में समीकरण कैसे बनाए, ये आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। मैं चाहूँगा एक तरफ से आपके जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है और थोड़ा सा क्या है कि आपको यह करने के पहले थोड़ा इसको सोल्व करने की 3 विधियाँ हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ है, पूर्णखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि और पूर्ण वर्ग विधि। इनका ज्ञान होना चाहिए क्योंकि जब द्विघात समीकरण एक बार अपन बना लेंगे तो उसे सोल्व करने के लिए इनका महत्व रहेगा काफी ज़्यादा। और मैं आज ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए, बातें कम करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं 4.1 से। 4.1 में पहला क्वेश्चन तो आपको पता है, केवल ये बताना है कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब किसी समीकरण के अंदर चर की जो मैक्सिमम पावर होती है वो अगर 2 निकली, 2 जगह चर है, दोनों में से मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। चर की घात कितनी है? 2 है, अधिकतम घात। तब ये समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। अगर चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2, x हो, y हो, z हो, कोई भी चर जो आपको दिया गया है, अगर उसकी अधिकतम घात आपको 2 मालूम होती है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। बस इतनी सी कहानी आपके क्वेश्चन नंबर 1 की है और उसे आपको कुछ इक्वेशंस दी गई है, उन्हें सोल्व करना है। फाइनल इक्वेशन देखनी क्या आती है। यदि उसमें चर की अधिकतम घात 2 आती है या चर की घात 2 आती है तो समीकरण द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा नहीं होगी। मेरा जो आज का मुख्य मुद्दा है या मुख्य टॉपिक है वो यही है कि कैसे हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में लैंग्वेज से द्विघात समीकरण प्राप्त करें। और ये आज का वीडियो पूरी तरह इसी बात को डेडिकेट किया हुआ है कि आप किस प्रकार एक कथन से समीकरण का निर्माण करते हो। तो मैं ज़्यादा कोई भूमिका नहीं बनाते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूँ और आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। आपको जो उसने हिंदी में स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। ध्यान देना, पहले वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और इसमें साफ कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड है। मानो ये एक आयताकार भूखंड है और इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। आपसे कहा गया है, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे जरूरी बात ये होती है हमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझ में आना है। तो इसे समझने के लिए हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयताकार भूखंड है और भूखंड का क्षेत्रफल आपको 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। गोल करने वाली लाइन यही है। इसमें कहा गया है कि जो ये आपके भूखंड है
इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ध्यान देना, इसकी जो लंबाई है, ये वाली आपकी लंबाई है, इस चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सपोज दैट मानो ये 10 है, चौड़ाई 10 है, तो क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है कि चौड़ाई जितनी भी है ना उसका डबल करो, और 10 का डबल कितना होता है, 2 × 10 यानी कि 20, और इससे कितनी अधिक है, एक अधिक है। अधिक के लिए क्या करते हैं, प्लस किया जाता है। अगर मुझे इसे एक अधिक बढ़ाना हो 20 से, 2 × 10 20 हो गया, इससे एक अधिक कितना होगा, 21। इसके लिए आप क्या करोगे, +1 करोगे। आई एम राइट? अगर ऐसा है तो सुनो, हमने कहा कि अगर इसकी चौड़ाई 10 हुई तो लंबाई हमारे 2 × 10 + 1 यानी कि 21 होगी, क्योंकि चौड़ाई का दुगना 20 हुआ और उससे एक अधिक यानी 21 हुआ। ध्यान देना, हमें यहां पर केवल एक चर मानना है। द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में, जैसे आपने प्रश्नावली 3 जो होती है आपकी एक्सरसाइज थी, उसमें 2 चर मान लेते। अगर वहां ये क्वेश्चन अपन कर रहे होते तो वहां पर अपन लंबाई को x, चौड़ाई को y मान लेते और सिंपल सी 2 इक्वेशन बन जाती। और 2 इक्वेशन इस क्वेश्चन को आप वहां पे अगर एग्जाम में करना हो तो आप 2 चरों में एक समीकरण युग्म वाली जो आपकी एक्सरसाइज है उससे भी कर सकते हो, x और y मान के भी कर सकते हो और इजीली क्वेश्चन वहां भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे क्या कहा है कि द्विघात समीकरण अपन पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरण हम बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना है, एक ही चर मानना है, हमारी मजबूरी होती है। तो इसके चलते अगर हमने कहा कि हमें यूं कहा गया है कि कोई आयताकार भूखंड है और उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ध्यान दें, चौड़ाई अगर मैंने 10 मानी हुई है तो मैंने इसकी लंबाई बताई 2 × 10 + 1। तो अपना कहने का तात्पर्य यह है कि हमें यहाँ चौड़ाई को ही x मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसे x माना तो लंबाई हम इसी में निकाल लेंगे चौड़ाई का दुगना, यानी जब x आपकी चौड़ाई है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा ना, 2x। इससे एक अधिक यानी +1 आपको करना है, यानी आपकी चौड़ाई अगर 1 है तो आपकी लंबाई हो जाएगी 2x + 1। ध्यान दो, इसलिए हम कहेंगे माना कि आयत की चौड़ाई x है मीटर में, है ना, तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। ध्यान देना, अपन ने कहां से लिख रहे हैं इसे, दूसरे नंबर की जो कंडीशन दी है, और कंडीशन क्या है, आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई x मानी, इसका दुगना हो गया 2x, इससे एक अधिक यानी +1 और करना है, और ये आपकी आ गई आयत की लंबाई, और ये भी काय में मान लिया अपन ने, मीटर में। समीकरण बनाने के लिए अपन को इस वाले फील्ड में वापस आना चाहिए। ये बोल रहा था आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, और जब हमें उस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली है, लंबाई और चौड़ाई जब हमने मान ली है तो हम कहेंगे कि लंबाई और चौड़ाई हमारे जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई, और बराबर हमें दिया है 528। ध्यान से देखिए, माने लंबाई को कितना माना है, 2x + 1। इसी के साथ हमारी चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, x, बराबर कितना होना चाहिए, 528। x से 2x मल्टीप्लाई होगा 2x का स्क्वायर आ जाए, x से 1 मल्टीप्लाई होगा x हो जाए, और बराबर कितना है 528। 528 को इधर बुला लो, खाएंगे हो जाना है -10 का, और बराबर में क्या बचा, 0। क्या ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं है? और है तो बस ये तो हमें बनानी थी। हमें क्या करना क्या था, हमें जो हमें स्टेटमेंट दिया था उससे एक द्विघात समीकरण बना दिया, और इस प्रकार हमने एक स्टेटमेंट से द्विघात समीकरण बना ली है। चलो, इसी के साथ हमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
दूसरे का दूसरा। इसमें कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ध्यान देना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहली चीज हमारे लिए डिस्कस करने की ये होगी, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे। पूर्णांकों के बारे में आप जानते हो, पूर्णांक किन्हें कहते हैं, इंटीजर बोलते हैं पढ़े से इंग्लिश में। 0 1 2 3 इधर जहां तक आप जा पाओ, -1 -2 -3 इधर भी आप जहां तक जा पाओ, ये आपके इंटीजर है या पूर्णांक है। इसमें आपसे कहा गया है केवल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक, यहां से इधर वाले सारे पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या हुआ, क्रम से आने वाले, क्रमागत का अर्थ क्या हुआ, क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक। 0 के बाद कौन आता है 1 के बाद कौन आ रहा है 2, तो ये क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक, कोई दो पूर्णांक हमें लेने हैं क्रम से आने वाले। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगला पूर्णांक पिछले वाले पूर्णांक में 1 प्लस करने पे मिलता है। जैसे 1 के बाद 2 कब आएगा, +1 करने पे। 2 के बाद 3 कब आएगा, +1 करने पे। मतलब दो क्रमागत पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। तो इस प्रकार तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर आपने पहला पूर्णांक x माना, मैं मान लेता हूं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तब अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक में +1 करने पर अगला धनात्मक पूर्णांक आ जाता है। तो क्यों ना, जब हमने पहले से x लिया है तो अगला कहीं से आएगा, इसमें 1 जोड़ने पे आपको मिल जाएगा। मान लो कि x की जगह पर 2 लिया है तो 2 में 1 जोड़ा तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर हमने पहला धनात्मक पूर्णांक x माना तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। अगर ये चीजें में मानना आ गई तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्वेश्चन ने कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सुनना, इनका गुणनफल दिया है, क्या दिया है, गुणनफल, और वो कितना दिया है, 306। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पूर्णांक और इस पूर्णांक को अगर गुणा किया जाए तो हमें कितना मिलना चाहिए, 306। देखना, x से x मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर, x से 1 मल्टीप्लाई हुआ x बराबर कितना, 306। 306 को आपने इधर बुलाया, भाई का हो जाएगा माइनस का। इस प्रकार हम कर सकते हैं, हमारी द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई और आप को इसमें शायद कोई समस्या नहीं हुई होगी। हाँ, थोड़ा सा हम इसे डिफिकल्ट कर सकते हैं, और या फिर यूं कहें कि इससे 2-4 क्वेश्चन और जो बढ़ सकते हैं ना, उनके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं। जब मानना सीखना ही है तो अपन एक चीज साथ के साथ ये भी क्यों ना सीख ले कि यदि हमसे कहा जाए दो क्रमागत समपूर्णांक, दो क्रमागत समपूर्णांक जिनका गुणा मान लो कि 120 है, 120 है। दो क्रमागत समपूर्णांक है और उनका गुणा कितना है, 120 है। तो अगर आपको इन दो क्रमागत समपूर्णांक को मानना, ध्यान देना, मैंने एक कंडीशन जोड़ी है, पूर्णांक कौन से किए, समपूर्णांक किए। अब सुने, जब हमारे पास दो क्रमागत समपूर्णांक है तो समपूर्णांक क्या होते हैं, मान लो क्रम से आने वाली सम संख्या है, 2 के बाद अगली सम संख्या कौन सी होगी, 4, या 4 के बाद अगली कौन सी होगी, 6, या 6 के बाद अगली कौन सी होगी, 8, 8 के बाद 10। आप यहां देख पाओगे दो सम संख्याओं में, क्रम से आने वाली सम संख्याओं में 2 का अंतर है। कितने का डिफरेंट आ रहा है, 2 का। यानी कि +2 करने से अगली सम संख्या आ जाती है, या फिर किसी भी संख्या में से -2 करो तो उससे जस्ट पहले वाली सम संख्या आ जाती है।
अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम किन्हीं भी दो संख्याओं को माना कि मैंने इस वाली संख्या यही संख्या है, अगर इसे x मान लूं तो x में +2 करने पर अगली संख्या ये प्राप्त होगी कि नहीं होगी। अगर इसे x माना तो x में 2 जोड़ने पर ये 10 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। x बराबर 8 है, 8 + 2 कितना होगा 10। तो यहाँ क्या मानना चाहिए आपको, पहली सम संख्या क्या मानोगे आप x, तब अगली क्रमागत सम संख्या आपके लिए हो जाएगी x + 2। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही विषम संख्याओं में भी होता है, बिकॉज विषम संख्या ये होती है और आपको पता है विषम संख्या भी +2 करने पर अगली क्रम वाली विषम संख्या आ जाती है। एक में 2 जोड़े तो 3 हो गए, 3 में 2 जोड़े 5 हो गए, 5 में 2 जोड़े 7 हो गए, 7 में 2 जोड़े 9 हो गए। इस प्रकार आप देख पाओगे कि अगली जो क्रमागत विषम संख्या है वो +2 करने पे आ रही है, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल इसकी जगह पहली संख्या विषम लेनी और विषम में 2 जोड़ेंगे तो अगली भी विषम आएगी, सम में 2 जोड़ेंगे सम आएगी, विषम में 2 जोड़ेंगे विषम आएगी। अर्थात अगर आपने पहली विषम संख्या अगर x मानी है तब क्रमागत अगली विषम संख्या जो है वो भी क्या होगी x + 2 की, यानी मानने में कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे वो विषम संख्या रही हो चाहे वो सम संख्या रही हो, आप दोनों ही केस में x और x + 2 मानोगे। चलो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इरेज करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर रोहन 5 साल का है तो उसकी मम्मी यानी मां कितने साल की हो जाएगी, 31 साल की हो जाएगी। अगर रोहन 10 साल का हुआ तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी, 36 साल की होगी। कितने साल की होनी है, 36 साल की। ध्यान दीजिएगा, यानी अपन समझ पाएंगे, अगर हमने रोहन की उम्र को x मान लिया तो मां की उम्र को मानने के लिए x में हमें 26 ऐड करना पड़ेगा। बड़ा इजी होता है, अगर आप लैंग्वेज को समझ लोगे ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही इजी हो जाएगा, आपके लिए दिया समीकरण बनाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बट आप कॉन्सेप्ट को समझे, उसके पीछे वो बोलना क्या चाह रहा है इस चीज का हमें पता लग जाना चाहिए। उसने हमें क्या कहा कि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले माना कि रोहन की वर्तमान आयु यानी आज की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, x है, x पीछे लगा तो वर्ष। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x है और क्वेश्चन ने हमसे कहा है उसके अनुसार रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन बोला है कि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो हमने कहा भाई रोहन की आयु जब x है उसमें यदि हमने 26 वर्ष और ऐड कर दिए तो ये रोहन की मां की आयु आ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं रोहन की मां की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, x + 26 है। अब क्वेश्चन वाला अपन से आगे बात करना चाह रहा है और वो बता रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुना 360 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर क्या करना है, मान लो लगभग आप लोग अभी 14 साल के, कितने साल के हो, 14 साल के। 3 साल बाद आपकी आयु कितनी होनी है, जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा सर 3 जोड़ लो यानी हम 17 साल के हो जाएंगे। क्लियर,
अगर कोई आप में से 15 साल का होगा तो 3 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी कि 15 में 3 जोड़ लो, उसकी आयु कितनी हो जानी है? 18 हो जानी है। ध्यान से देखें, यानी किसी की वर्तमान आयु पता हो और उसके आज के 3 साल बाद की, 5 साल बाद की, 10 साल बाद की आयु में ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? उसमें उस आयु को ऐड कर देंगे। मान लो आपकी आयु अभी 14 साल है, मैं कहूं आपकी 10 साल बाद कितनी आयु होगी, तो आप बिल्कुल बहुत जल्दी से आंसर दे देंगे कि सर हमारी आयु 14 + 10 यानी 24 साल के हम हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि आप 4 साल पहले कितने साल के थे, 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, यानी आपको भूतकाल में ले जाना चाह रहा हूं, तो आप कहोगे सर ये कौन सा आड़ है, बड़ा इजी है, 14 में से 10 घटा लो और हमारे 3 साल पहले की उम्र आ जाएगी। मैं भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपको रोहन की वर्तमान आयु पता है कि रोहन की वर्तमान आयु x है और आपसे कहा गया है कि 3 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, तो आप इजी में आंसर दे सकते हो कि रोहन की आयु उस वक्त कितनी हो जाएगी। तो रोहन की आयु हो जाएगी, अभी अगर वो 1 साल का है, आपने क्या किया, आपने 3 साल बाद की उम्र बताने के लिए 14 में 3 प्लस किया है, यहाँ रोहन 1 साल का है, अपने x में 3 प्लस कर देंगे। उसकी माँ की 3 साल बाद की आयु, माँ की आयु कितनी होगी 3 साल बाद, तो जो भी हुआ हो हमें तो 3 जोड़ना है, माँ की उम्र में भी हम 3 जोड़ देंगे, भले वो चाहे कुछ भी होना। अगर यहाँ पे हमने तोता भी माना हुआ है तो तोता में भी 3 जोड़ देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मेरे पास x + 26 लिखा हुआ है, मुझे कोई परवाह ना है, मुझे ये अभी की वर्तमान आयु है और 3 साल बाद की उम्र चाहिए, मैं कुछ भी ना करके यहाँ पर 3 जोड़ दूंगा और मेरे जो माँ है उसकी उम्र आ जाएगी x + 29 साल। ध्यान देना, ट्यूशन वाला यही नहीं रुका, उसने अपने से कहा कि 3 साल बाद उनकी आयु जो भी उम्र अभी आ रही है इनकी, इनका गुणा 306 है, नहीं 360 है, सॉरी, इनकी 3 साल बाद की आयु का गुणा कितना है? 360 है। हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न ने हमसे जो कहा है उसके अनुसार इनकी आयु का गुणा, इनकी आयु का गुणा, और आयु भी कौन सी? 3 साल बाद वाली आयु का गुणा 360 है। हमारे 3 साल बाद रोहन की आयु x + 3 होगी, उसकी माँ की आयु x + 29 होगी, और इनका अगर मैं गुणा करता हूँ तो मुझे 360 मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो देखो लड़ा हूँ, x से x मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर, x से 29 मल्टीप्लाई हुआ 29x, 3 से x गुणा हुआ 3x, सॉरी 3 से 29 को और मल्टीप्लाई करेंगे, शायद मेरा मानना है 87 यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से देखें, इस 360 को इधर बुला लो अगर आपको इक्वेशन बनानी है, ये दोनों x के मामला है, ये 29x है, ये 3x है, दोनों प्लस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, 29 और 3 32x हो जाएगा। ध्यान दो, अगर मैंने 360 को इधर बुलाया तो ये कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो सुनो, घटा दो, क्योंकि प्लस का है माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होंगे और हम घटा के लिख देंगे। 10 में से 7 गए तो माइनस का बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है। 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 हो गए, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ कितना बचा 2, और हमारा आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ये हमारे दी गई समीकरण प्राप्त होगी, जो स्टेटमेंट हमें बुक वाले ने दिया है उसके अकॉर्डिंग। बुक वाले ने क्या कहा था हमसे, एक बार पुनः देखते हैं। बुक वाला बोल रहा था रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मैंने रोहन की आयु 100 वर्ष मानी, माँ की आयु x + 26 हो गई। उसने हमें बताया बुक वाले ने 3 साल बाद रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणा कितना हो जाता है 360। तो मेरा पहला
जो काम था वो यही था कि मैं सबसे पहले तो रोहन की 3 साल बाद कितनी उम्र रहेगी और माँ की कितनी रहेगी इस चीज को निकाल लूं। तो मैंने कहा रोहन अभी 1 साल का है, 3 साल बाद x + 3 का हो जाएगा, उसकी उम्र में +3 हो जाएंगे। रोहन की माँ अभी x + 26 की है, उसमें +3 कर दूंगा तो रोहन की माँ x + 29 की हो जाएगी। जब ये 3 साल बाद इतनी उम्र के हो जाएंगे तो मैं इन दोनों को गुणा करूंगा और मेरे को कितना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक 360 मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू और क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए 360। जब इन दोनों को मैंने गुणा किया और इसे इधर लाए तो हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगी। इस प्रकार हमने कथन से द्विघात समीकरण बना ली। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई चीज आपको परेशान कर रही होगी, इजीली ये आपके बन गया होगा। जब बढ़ गया होगा तो एक क्वेश्चन और अगला वाला हम देख लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मेरी बात सुने, रेलगाड़ी है और आपकी दूरी है, ये ए स्टेशन है, ये कोई बी स्टेशन है। इन दोनों स्टेशन के मध्य की दूरी 480 किलोमीटर है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, शायद ऐसी वाली क्वेश्चन आपको तकलीफ देते होंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ध्यान दे, इसने एक बात कही है कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। यदि ऐसा होता कि ये जो रेलगाड़ी चल रही है इसकी जो सामान्य चाल है उससे वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से चलती तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तब 3 घंटे अधिक लेती। इस बात को ध्यान से समझना। हम इसकी इक्वेशन बनाने वाले हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए एक समीकरण चाहिए, द्विघात समीकरण चाहिए। कैसे हम समीकरणों को बनाएंगे इस बात को आप समझने का प्रयास करें। देखो, 2 स्टेशन है और उनके मध्य की दूरी 480 किलोमीटर है। यदि रेलगाड़ी सामान्य चाल से चलती है तो जो भी समय वो लेती होगी, माना कि 10 घंटे लेती है, सपोज दैट कि कितना घंटा लेती है, 10 घंटा लेती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह 3 घंटे अधिक लेती, यानी 10 की जगह कितने घंटे लेने लग जाती, 13 घंटे इस सफर में लेती। ध्यान से सुनो, मैं रेलगाड़ी की कुछ भी चाल कंसिडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। अपन मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की जो ओरिजिनल चाल है ना वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से चीज, रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली है कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने हमसे क्या कहा है, सुनना, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल कम होती, माना कि अभी चाल कितनी है उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है माना, तो 8 किलोमीटर कम होने का तात्पर्य क्या हो गया कि 50 में से 8 कम है, यानी अब वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। और कोई भी गाड़ी अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाएगी तो आपको पता है समय ज़्यादा लेगी। जो जितना स्पीड से चलेगा वो उतना जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा वो उसके अंतिम मंजिल पे भी बहुत जल्दी पहुंच जाता है। आपको ये चीज़ भी पता होगी। चलो, ऐसा कुछ नहीं है, कहने का तात्पर्य है स्पीड ज्यादा तो समय कम लगेगा और स्पीड कम तो समय ज्यादा लगता है। आपको इस बात का पूरी तरह अनुभव होगा। अब सुनना, अगर मैं रेलगाड़ी की चाल x मान रहा हूं, सपोज दैट कहा है मैंने, और मेरी दूरी कितनी है आपको पता है, हमारे पास दूरी जो है वो 480 किलोमीटर की है, तो समय कितना लगेगा। तो समय निकालने के लिए हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था। समय क्या होता था, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, जितनी दूरी है उसमें अगर चाल का भाग दे दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा।
और हमारे पास दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है, जबकि हमारी चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें उस दूरी 480 किलोमीटर को नॉर्मल वे में, जब वो अपनी नॉर्मल चाल से चल रही होगी, तब उसे 480/x घंटे लगेंगे। हमारे समय कितना आया 480/x घंटे। माना कि ये जो टाइम लगा उसे मैं t1 बोल दूं, कुछ देर के लिए जो टाइम आया है उसे अपन ने कितना बोलते हैं t1। तो ये मुझे कितना लगा 480/x घंटे लगे। अब सुनना, अब हम गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं। कितना स्लो करते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो करते हैं। सुनना, अब जब गाड़ी की चाल 8 किमी प्रति घंटा कम की जाए, तब नई चाल कितनी हो जाएगी भाई? नई हमारी चाल कितनी होगी? ध्यान से देखो, जब मैंने बताया था आपको कि गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर आप उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हो तो आपकी गाड़ी की चाल अब 42 रह जाएगी, यानी कि आपको 50 में से 8 घटाना है। और यहाँ भी ऐसा ही है, अगर आपकी चाल पहले x थी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, यानी कि x में से 8 को घटाना है, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी नई चाल आ गई। नई चाल कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हमें समय निकालना हो तो समय कितना आएगा? समय वही हमारा पुराना सूत्र दूरी बटे चाल आएगा, और दूरी कितनी है 480 है, लेकिन अब हमारी चाल बदल चुकी है और चाल कितनी आ गई x माइनस 8 आ गई, यानी हमारी नई जो चाल है वो x माइनस 8 है। तो इस प्रकार आपको दोबारा जब गाड़ी की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई, तब आपको जो समय लगा वो कितना लगा 480/x माइनस 8। अगर मैं इसे t2 बोल दूं तो कुछ देर के लिए आप इसे ऐसा समझे 480/x माइनस 8 आपका क्या हो गया? समय हो गया। 480/x माइनस 8 आपका क्या हो गया? समय हो गया। अब सुने, आपसे कहा क्या गया है, अभी इक्वेशन नहीं आई है, हमें जो चीज मिली है उसके अकॉर्डिंग हमें अब बताया क्या गया है कि जो ये पहले समय लगा था और अब जो समय लगा है, अब 3 घंटे अधिक लगे, यानी सुनना, ये जो भी रहा होगा, माना कि ये 10 घंटे रहा है, तो इस वक्त यहाँ पे कितना लगा है 13 घंटे, यानी कि ये बड़ी संख्या है t2 और t1 आपकी क्या है? छोटी संख्या है। और कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है इस चीज को समझे, ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। अगर मैं कहूँ प्रश्नानुसार, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाना है कि अगर मैं इस वाले समय में से अगर इस वाले समय को घटाऊं तो मुझे 3 घंटे मिलने चाहिए, क्योंकि ये 13 घंटे और ये 10 घंटे, तो 13 माइनस 10, यानी कि मुझे कितना मिलेगा? 3 घंटा मिलेगा। ऐसा नहीं सोचो, अगर आप दूसरे तरीके से सोचो तो यूं सोच लो कि ये टाइम कितना है t1 है, ये वाला टाइम t2 है, और t2 टाइम जो है t1 वाले टाइम से 3 घंटे अधिक है। ये इससे कितना अधिक है? ये वाला टाइम इससे कितना अधिक है? 3 घंटे। या तो आपको इस वाले टाइम में से 3 घंटे कम कर देना चाहिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सॉरी मैंने क्या बताया? हाँ, ये 3 घंटे अधिक है, ये 3 घंटे कम है। अगर इस वाले टाइम बिल्कुल सही है, अगर इस वाले समय में से भी अगर 3 घंटे कम कर दिए जाए तो ये पहले वाले टाइम के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी आपकी समीकरण बन सकती है, या आप ये कह दो t1 टाइम ये t2 टाइम है,
अगर 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 ये 3 घंटे अधिक है, अगर मैं इस वाले समय में भी 3 घंटे जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इन तीनों इक्वेशन से आपकी सेम इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन क्या आएगी जो आपको चाहिए होगी। चलो मैं किसी भी एक में मान रख लेता हूँ और मेरा आंसर प्राप्त कर लेता हूँ, मेरी द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेता हूँ। और मेरी द्विघात समीकरण यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो T2 मेरे पास आया है 480/x, इसकी जगह माइनस T1 की जगह 480 सॉरी x माइनस 8 है और यहाँ पे है 480/x और बराबर में कितना है 3। अब इसे सोल्व करना कैसे सोल्व करते हैं वो सब आप अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो अपन निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो या फिर x माइनस 8 का पूरी इक्वेशन में गुणा कर दो, कैसे भी करो आपको आंसर मिल जाएगा। फिलहाल मैं लसन लेके कर लेता हूँ, x और x माइनस 8 दोनों मेरा लसन में आ जाएंगे। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट चुका है, यहाँ x बच रहा है, x 480 से मल्टीप्लाई होगा, 480x हो जाएंगे, माइनस की जगह माइनस आएगा, 480 की जगह 480 आएगा, x से x कट गया, बच क्या रहा है x माइनस 8 और ये इससे जाके गुणा हो जाएगा, बराबर में कितना आया 3। हम इसे गुणा कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 480 से x गुणा हुआ 480x, 480 से x गुणा हुआ 480x, माइनस माइनस प्लस हुआ, 8 से 0 हुआ 0, 18 64, हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितने होते हैं 38 होते हैं, तो 3840 हो गया। अपोन में देखेंगे x का स्क्वायर हो गया, 8 से x मल्टीप्लाई हुआ 8x हो गया, बराबर में 3 आ गया। ध्यान दें इससे ये कट रहा है, यहाँ पे बच क्या रहा है ऊपर 3840 बचा हुआ है और इसे आपको इधर गुणा कर देना है वज्र गुणा से, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर माइनस 8x। आप देख पाओगे कि 3x के स्क्वायर से गुणा हुआ तो 3x का स्क्वायर आ और 3 8 से गुणा हुआ तो 24x आ गया। इसको भी पीछे भेज दो तो 0 बराबर 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस के 3840, ये हमारी द्विघात समीकरण हमें मिल गई। इस प्रकार आप किसी भी स्टेटमेंट से द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हो। पहली चीज इसे अपन दोबारा से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था और हमने इसे कैसे सिद्ध किया है। देखो हमसे कहा गया था एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसे इस दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लगता है। तो आपको एक इस रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण बनानी है और वो द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे ये अपन को वर्णन करना है। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरी वो जो ट्रेन है रेलगाड़ी है उसकी जो नॉर्मल चाल है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब मैं इसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करूंगा तो ये 3 घंटे कम ले लेगी, ऐसा कुछ है। मैंने कहा कि रेलगाड़ी की चाल मैंने मान ली 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ समय की बात की हुई है तो मैं समय निकाल लूंगा और समय का फॉर्मूला हमें बहुत पहले से पता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी 480 है और चाल हमारी 1 है, तो हमारा जो समय लगेगा वो 480/x लगेगा। इसी को मैंने T1 मान लिया कि T1 हमारा 480/x वाला समय आ गया, जो भी लगा होगा। और जब गाड़ी की चाल हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तब अब गाड़ी की चाल क्या रह जाएगी, कम करना यानी माइनस करना, यानी पहले जो भी चाल थी उसमें से हमने 8 कम कर दिया, मैंने x माना हुआ था तो x माइनस 8 कर दिया, तो मेरी नई चाल जो आई है वो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। इस प्रकार जो हमें समय लगा वो समय क्या होगा, अब जो समय लगने वाला है वो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। दूरी 480 हमें दी गई है, चाल हमारी x माइनस 8 है, अतः हमारा समय हो गया 480/x माइनस 8। और हम कहेंगे जो समय T2 है वो T2 कितना हो गया 480/x माइनस 8। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन वाले ने हमसे कहा था कि जब चाल कम करते हैं, देखो तुम भी जानते हो अगर चाल कम की जाएगी तो समय ज्यादा ही लगेगा, तो ये वाला जो समय आया है ना वो ज्यादा आएगा इस वाले से। अगर ये 5 घंटे है ना तो फिर ये 3 घंटे ज्यादा यानी 8 घंटे में तय होगी।
कितने में तय होगी दूरी? 8 घंटे में। यानी जो T2 संख्या आएगी, जो भी समय आएगा वो T1 से कितना बड़ा आएगा? 3 घंटे बड़ा आएगा। यानी T2 माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? अगर इस वाले समय में से इस वाले समय को घटाऊंगा, 10 में से यदि मैं 13 में से 10 को उठाऊंगा 3 आएगा, या फिर 8 से मान ले तो 5 से मान ले, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएंगे, क्योंकि ये वाला समय 3 घंटे ज्यादा है ना, तो इस वाले समय में से इस वाले समय को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 3। या फिर यूं कह दो कि जो T1 समय है वो T2 से कितना कम है? 3 घंटे कम है। यदि T2 में से मैं 3 कम कर लूं, इस वाले समय में से मैं 3 घंटे कम कर लूं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसमें मान रखोगे तो बी इक्वेशन आ रही है। या फिर यूं कह दो कि जो T1 है, T2 है, वो T1 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अगर मैं T1 में भी 3 जोड़ दूं तो T2 के बराबर हो जाना चाहिए। जिसे 10 घंटे 13 घंटे था, 10 में भी 3 जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। क्लियर है? बाकी आप सोल्व कर ही लोगे। देखो बच्चों, ये तो आपने 4.1 कंप्लीट होगी। 4.2 के क्वेश्चंस भी जो लैंग्वेज वाले, उसे भी अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वाले वीडियो के लिए ये पर्याप्त है। थैंक यू।